नमस्कार दोस्तों, बिल्ड स्टार्टअप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना आखिर इतना मजबूत कैसे हुआ है। एक समय भुखमरी की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी तथा चाइना से लोग माइग्रेट करके भारत में आए थे। कोलकाता में बहुत से लोग बसे थे। दोस्तों, चाइना और भारत, इन दोनों देशों को एक दशक में ही स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटेन से, लेकिन किस प्रकार चाइना भारत से कोसों आगे निकल गया, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम चाइना और भारत का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और थोड़े बहुत चाइना के पॉजिटिव पॉइंट्स और इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चीन पर ब्रिटिश के कब्जे से। आपके लिए जानना जरूरी है कि 19वीं सदी में चाइना में क्विंग एम्पायर का शासन था। ब्रिटेन में चीनी चाय, रेशम, चीनी मिट्टी, इन सब की मांग बहुत ज्यादा थी। क्विंग एम्पायर से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन के पास पर्याप्त चांदी नहीं था। इसलिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार इन चीजों को भारतीय अफीम से वस्तु विनिमय करके, मतलब सामान के बदले सामान देकर चीजों को खरीदती थी। लेकिन दोस्तों, अफीम की वजह से 1790 से 1832 तक चाइना के अंदर नशेड़ी सामाजिक वर्ग उभर कर आया, जिससे चीन के अंदर अशांति आने लग गई। इससे दोस्तों, क्विंग एम्पायर और ब्रिटेन के व्यापारियों के बीच तनाव शुरू हो गया और बाद में इसने संघर्ष का रूप ले लिया और क्विंग एम्पायर और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध हुआ। नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन ये जीत गया और इसने हांगकांग द्वीप, कैंटन और शंघाई पोर्ट, इस पर अपना कब्जा बना लिया। ये ब्रिटेन कॉलोनी बन गई। लेकिन दोस्तों, अभी भी मेनलैंड चाइना पर अधिकार ब्रिटेन नहीं जमा पाया। जैसे कि दोस्तों, भारत और अफ्रीका में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से शासन किया था, वैसा ये चाइना में नहीं कर पाया। इसलिए दोस्तों, आज के समय में भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस चाइना में कम रहा। वहाँ पर बहुत ही कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग का आज के समय में जो रहन सहन है वो बिल्कुल ब्रिटेन से मैच खाता है। वहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं। वहीं 1911 में चीन के अंदर बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। क्विंग एम्पायर के आने वाले क्षेत्र में लोकतंत्र की मांग करने लग गए। इस बीच बहुत ही बड़े बड़े विद्रोह हुए। इसमें तिब्बतन पीपल, मंगोल्स और हान चाइनीज, ये सभी शामिल थे। इस विद्रोह को सन यात सेन लीड कर रहे थे। दोस्तों, सन यात सेन एक फिजिशियन और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे और इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी चीन के अंदर। इन्होंने 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये जीत गए थे और इन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई, इक्वल राइट्स लाए। इसके बाद यहाँ लोकतंत्र जारी रहा। इनकी मृत्यु 12 मार्च 1925 को हो गई। यहाँ दोस्तों, डेमोक्रेसी फिर भी स्टेब्लिश थी और यहाँ पर एक नए लीडर चेंग काई शेक आए। फिर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना में डेमोक्रेसी जारी रखी। दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि युद्ध में फंस गए थे और देश के अंदर भ्रष्टाचार, पूंजीवादियों का दबदबा बढ़ रहा था। जितने भी पूंजीवादी देश हैं, वहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होता है। इसलिए अगर कोई टिक नहीं पाता तो वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है और यही समस्या चीन के अंदर थी। क्योंकि दोस्तों, चीन उतना विकसित नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर गरीबी की मार लोग बहुत ज्यादा झेल रहे थे और इसका फायदा वहाँ पर एक दूसरी पार्टी, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो उठा रही थी। आगे उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, चिंग काई शेक वो जापान के साथ वॉर में बिजी थी। इनको सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व होना पड़ा। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको माओ लीड कर रहे थे, उन्होंने देश के अंदर सिविल वॉर शुरू कर दिया था। इनको बाहर भी लड़ना पड़ रहा था और अंदर भी लड़ना पड़ रहा था, जिससे दोस्तों इनको बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हुई और जनता भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। दोस्तों, माओ जेडोंग ये उभर कर आए। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित थी। इन्होंने समानता, गरीबी मिटाने की बात कही और लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1949 में इन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। दोस्तों, इस सिविल वॉर में माओ की जीत हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 1949 से चाइना के अंदर शुरू हुआ और इनको सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो यूएसएसआर से मैच खाती थी। इसके बाद चिंग काई शेक इन्होंने अपना शासन ताइवान में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर दोस्तों, ताइवान के अंदर इन्होंने लोकतंत्र स्थापित कर दिया। दोस्तों, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1949 में माओ ने स्थापित की। इन्होंने जो कहा था उसके तहत बहुत सारे प्लान्स लेकर आए। इन्होंने द 100 ईयर ऑफ मैराथन चाइनीज सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि 100 सालों के अंदर चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, इनकी विचारधारा कम्युनिस्ट थी, तो इनका झुकाव यूएसएसआर के प्रति था और ये पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने किसानों के लिए कई सारे प्लान लेकर आए। इन्होंने किसानों को आदेश दिया कि जितनी भी फसल है उसको पास पास लगाओ ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि प्रोडक्शन पहले के मुकाबले और कम हो गया। इसके बाद जो इन्होंने स्टेप लिया वो बहुत ही बुरा साबित हुआ।
इन्होंने कहा कि जो भी पक्षी हैं इन सबको मार दो, क्योंकि इनकी वजह से ये सारी फसल खा लेते हैं और प्रोडक्शन कम होता है। जब ऐसा करने का आदेश दिया तो पूरी जनता ने पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। और जब दोस्तों भारी मात्रा में इन्होंने पक्षियों को मारा तो इसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम ये निकला कि जो पक्षी होते हैं ये कीटनाशक यानी कीड़े मकोड़े छोटे मोटे इन सबको खा लेते हैं, जिससे फसल में कीड़े नहीं पड़ते। जब ये मर गए तो दोस्तों क्या हुआ कि जो इनका फसल उग रहा था इसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिए, और उस वक्त कोई भी कीटनाशक वगैरह नहीं होता था जिससे कीड़े मारे जा सकते हो। तो इससे दोस्तों चाइना के अंदर प्रोडक्शन इतना कम हो गया। इसके बाद चाइना के अंदर एक बहुत ही बड़ी भूखमरी शुरू हुई, जिससे जो माओ की प्रसिद्धि थी, जनता के प्रति जो उनकी इमेज थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन लोगों का भरोसा अभी भी कम्युनिज्म पर ही था। इसके अलावा माओ ने ये देखा कि जो पूंजीवादी देश हैं उनकी विचारधारा जो अपना रहे हैं वो आर्थिक तरक्की बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। इन्होंने कई देशों को देखा और इन्होंने सोचा क्यों ना हम अमेरिका की मदद लें, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी चाहता था कि चाइना उसके खेमे में आ जाए, कि अगर वो चाइना से अच्छे संबंध रखेगा तो वह आराम से चीन के अंदर से रूस की जासूसी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों वहां पर 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 7 दिनों के विजिट पे आए। मैंने आपको बताया था कि जो लोग थे वो कम्युनिज्म को ही पसंद करते थे। माओ ने चीन के लोगों को कह दिया था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो लोगों ने इस विजिट पर बहुत ज्यादा विरोध किया, और इस विरोध को देखते हुए माओ को ऐसा लगा कि उनकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी, कहीं लोग उनका विरोध न कर दें और उनको सत्ता से हटा दें। इसलिए उन्होंने इसका सारा इल्जाम डेंग जाओपिंग पे लगा दिया। पार्टी में एक सीनियर थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया। 1976 में माओ की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तब चीन बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया था। अगर आप जाकर जीडीपी वगैरह का कंपैरिजन देखेंगे तो काफी ज्यादा लॉस हुआ था। अब दोस्तों इस टाइम पीरियड में कंक्लूजन देखे तो माओ ने चाइना के अंदर कुछ खास नहीं किया। भारत चाइना से उस वक्त बेहतर था। अगर भारत इस टाइमलाइन में 1962 के वॉर का बदला ले लेता तो शायद भारत तिब्बत का कब्जा चीन से छुड़ा देता, क्योंकि दोस्तों यूएसएसआर और भारत इसके संबंध अच्छे थे और अमेरिका को चीन से ज्यादा मतलब नहीं था। 2 कारण थे जिससे भारत ये नहीं कर पाया। पहला था कि सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। दूसरा, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर नहीं थी। भारत ने 1971 का वॉर झेला था। ये महत्वपूर्ण कारण बने। दोस्तों माओ की मौत के बाद लगभग चीन टूटने ही वाला था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीनियर ऑफिसर थे इन्होंने डेंग जाओपिंग को जेल से रिहा कर पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। क्योंकि दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी चाइना में थी तो जनता धीरे धीरे शांत होने लगी। दोस्तों ये जो थे इनकी विचारधारा काफी अलग थी माओ से। इन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में बहुत कुछ किया। इनके शासन के बाद चाइना के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ। यहाँ पर कई रिफॉर्म लाए गए। पूंजीवादी देश खासकर अमेरिका, इन सब देशों से अपने रिलेशन को अच्छा करा गया। रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने लेबर, एग्रीकल्चर, इन सब पर काफी अच्छा रिफॉर्म लाया। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन किया, जैसे कि बैंकिंग, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर। इसके अलावा कुछ जगह पर अभी भी प्रायोरिटी सेंटर की थी। इस वक्त दोस्तों जो शासन व्यवस्था थी चीन के अंदर कम्युनिस्ट व्यवस्था से काफी अलग हो चुकी थी। चीजें उन्होंने कम्युनिस्ट की अपना रखी थी, जैसे कि जो यहाँ पर शासन व्यवस्था थी उसमें कुछ चुनाव वगैरह नहीं होते थे। दूसरा, जब इन्हें भूमि चाहिए होती थी ये भूमि ले लेते थे, सरकार का एक अधिकार था। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पूंजीवादी चीजों को भी अपनाया, जैसे कि इन्होंने इकोनॉमी को खोला, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जो कि अक्सर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं करती है। चाइना के अंदर इन्होंने रिफॉर्म धीरे धीरे लाया। वहीं 1978 में डेंग जाओपिंग ने नई आर्थिक नीति लाई, जिसको ओपन डोर पॉलिसी कहा गया। इसके तहत इन्होंने विश्व के सभी देशों को चीन के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों चाइना ने एकाएक अपनी इकोनॉमी में चेंजेस नहीं लाए, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाकर अपनी इकोनॉमी में बदलाव लाए। वहीं बात करें तो जो यूएसएसआर के देश थे, जैसे कि रूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, इन्होंने दोस्तों शॉक थेरेपी अपनाई। शॉक थेरेपी का मतलब है कि इनके अंदर जो आर्थिक व्यवस्था थी वो साम्यवादी थी। इन्होंने डायरेक्ट पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, जिसका नुकसान इन्हें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। जैसे इन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बदला, इनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव आया और इनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। फिर लगभग धीरे धीरे फिर से इनकी इकोनॉमी रिकवर होने लग गई। लेकिन दोस्तों चाइना ने अचानक से अपनी आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया, इसलिए दोस्तों चाइना को नुकसान नहीं हुआ। 1978 में चाइना ने सैंताओ, शैनज़ेन, जुहाई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए। वहीं 1984 में 14 कोस्टल सिटीज ओपन की गई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। डेंग जाओपिंग ने कहा कि अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज जो भी चीन के अंदर निवेश करना चाहती हैं उनका स्वागत है
उनको टैक्स पर छूट दी गई, फ्री में भूमि दी गई, तुरंत भूमि दी गई। लेबर के लिए कोई कुछ कानून नहीं था, जितना वो काम लेना चाहते थे इनसे काम ले सकते थे, अपने हिसाब से सैलरी तय कर सकते थे। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि इनका मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। जो अमेरिकी कंपनी थी उनको ये प्रपोजल काफी अच्छा लगा। उनको लगा कि ये आबादी के लिहाजा चाइना इतना बड़ा देश है तो यहाँ पर कितना बड़ा मार्केट है। तो इसलिए दोस्तों चाइना में भारी भरकम निवेश आना शुरू हुआ और एफडीआई के मामले में चाइना टॉप पर रहा। लेकिन चाइना ने इन आंकड़ों को छुपाया ताकि विश्व की नजर इस पर न पड़े, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। तभी आपने गौर किया होगा कि इस टाइमलाइन में चाइना का किसी से विवाद उतना नहीं देखने को मिला। आपको पता होगा कि 1976 के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ही कम रहा। दोस्तों धीरे धीरे चाइना में बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट स्थापित करना शुरू कर दिए और यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर लेबर से जितना चाहे काम ले सकती थी ये कंपनियां, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी सरकार को। और यहाँ पर दोस्तों कोई भी लेबर वगैरह विरोध भी नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा वो करते, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, तोपों से उड़ा दिया। लोगों के बीच में बहुत बड़ा डर था। तो चाइना में भारी भरकम निवेश आ चुका था, यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था। दोस्तों इन कंपनियों को झटका तब लगा जब इन्हें ये पता लगा कि चाइना की जनसंख्या भले ही इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो चीज ये बना रहे हैं उसकी डिमांड तो चाइना में बहुत ही कम है। इसके अलावा चाइना में बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही है। लोगों की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि वो पैसा बहुत ही कम खर्च करते थे। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन सभी कंपनियों को एक सॉल्यूशन बताया। इन्होंने कहा जो भी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसका ये एक्सपोर्ट करें। इस पर इन्होंने जो भी चीज वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर इन्होंने टैक्स लगाया और पैसे कमाए। और दोस्तों कंपनियों की मजबूरी थी, वो तो फंस चुकी थी। इसके बाद चाइना ने अपना गेम शुरू किया। जो पैसे इसे मिल रहे थे उसको उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर लगाए। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने शुरुआत में एक्सप्रेसवे, हाईवे इन सब पर फोकस किया। फिर धीरे धीरे जब पैसा और मिलने लगा तो इन्होंने बुलेट ट्रेन, मेट्रो, फ्रेट कॉरिडोर इन सब चीजों का डेवलपमेंट शुरू कर दिया। लैंड लॉक प्रोविंस को इनलैंड वाटरवे से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद चीन के अंदर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इन सब पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की चोरी शुरू कर दी, क्योंकि दोस्तों इन सब कंपनियों में जो लेबर थे वो चाइनीज थे और काफी लंबे समय तक जब वो इन पर काम कर रहे थे वो काम को सीख चुके थे। चाइना ने धीरे धीरे अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स थे उनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और जो दाम थे वो काफी कम रख दिए, जिससे अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया। चाइना ने शुरुआत में केवल क्वांटिटी पर फोकस किया, इन्होंने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों ये जो सामान बना रहे थे इसकी डिमांड गरीब देशों में बढ़ने लग गई, क्योंकि दोस्तों हर कोई महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जो ये चीजें बनाकर देते थे वो काफी हद तक गरीब देशों में बहुत ज्यादा बिकने लग गई, उसकी डिमांड बढ़ी। जैसे कि एक समय ऐसा था जब कोई भी फोन वगैरह होता था उसकी कीमत 5,000 10,000 थी। चाइना ने 500 से 600 रुपए के फोन बेचे। तो इस प्रकार दोस्तों गरीब देशों में इसकी डिमांड बढ़ी। चाइना के अंदर 30 सालों के अंदर ये छोटे छोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बड़े बड़े शहर बनकर उभरे। चाइना 2001 में WTO का मेंबर बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी देश मेंबर होते हैं वह देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, अपने सामान को दूसरे देश भेजते हैं तथा उनके सामान को अपने देश में भेजते हैं। यहाँ पर दोस्तों खुली प्रतिस्पर्धा होती है, जिसका भी माल बेहतर होता है वो दूसरे देशों के मार्केट पर कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों ऐसा ही चाइना ने किया। चाइना का जो माल था वो काफी सस्ता था और अल्टरनेटिव था यूएस और यूरोपियन कंपनीज का। तो बहुत सारे देशों में चाइनीज प्रोडक्ट्स ने अपना मार्केट बेस बना लिया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तो गायब भी कर दिया दूसरे देशों में। बात करी जाए भारत की, तो भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चाइनीज प्रोडक्ट्स ने बिल्कुल तबाह कर दिया। दोस्तों चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। 2007 से 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जिसका असर पूरे विश्व पर हुआ। चीजों की डिमांड पूरे विश्व में कम होने लग गई, क्योंकि दोस्तों चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इसके बाद चाइना ने अपने डोमेस्टिक मार्केट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों 2008 में चाइना की जीडीपी पर कैपिटा $3,000 थी तथा चीन की सरकार ने आदेश दिया जो चीन के अंदर कंपनियां हैं ये सैलरी बढ़ाएं। और दोस्तों 2020 में चाइना की जीडीपी पर कैपिटा $10,546 है, मतलब कि 10 सालों में 3 गुना ज्यादा हो गई है जीडीपी पर कैपिटा। वहीं बात करें भारत की जीडीपी पर कैपिटा तो वो 2008 में $1,021 थी और वह अब $2,314 हो गई है, जो कि दोस्तों चाइना के मुकाबले कम है। और कोरोना क्राइसिस की वजह से ये और नीचे चली गई। जब दोस्तों चाइना के अंदर डोमेस्टिक मार्केट धीरे धीरे मजबूत होने लग गया तो चाइना का पोटेंशियल बढ़ने लग गया।
चाइना अब एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बन गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हार्डवेयर हो, चाइना इन सब में मजबूत हो चुका है और ये यूएस की टॉप जाइंट कंपनियों को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, अगर चाइनीज गवर्नमेंट जीडीपी पर कैपिटा पर फोकस नहीं करती तो हो सकता था कि चाइना में बहुत ही बड़ा विद्रोह हो जाता लोकतंत्र को लेकर। इसलिए दोस्तों, चाइना ने लोगों के लिए भी काम किया। अभी इस वक्त चाइना के अंदर उतने विद्रोह वाले हालात नहीं बनते हैं। इसके बाद चाइना ने अपना ट्रेंड भी चेंज कर दिया। चाइना ने ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के पास आज के समय में क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। जब दोस्तों चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिवील किया तब पूरे विश्व की निगाहें उस पर चली गई। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव कर दिया। अब अमेरिका ने चाइना का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी और चाइना एक इकोनॉमिक हब बन चुका था। पहले चाइना ने अपनी इकोनॉमी पर फोकस किया, फिर उसके बाद उसने अपने डिफेंस पे फोकस किया। तो ऐसे दोस्तों चाइना बना एक इकोनॉमिक हब। अब कंक्लूजन देखते हैं। दोस्तों, चाइना का फोकस 1975 के बाद इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा रहा। डिफेंस पे बाद में उसका फोकस आया। वहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल थी, कंपनियों को डर नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छी खासी मात्रा में एफडीआई आया और लैंड भी बहुत जल्दी अलॉट हो जाता था। कंपनियों के लिए ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। फिर चाइना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, दूसरे देश की टेरिटरी को अपना कहने लग गया और भारत के साथ धीरे धीरे इसका विवाद बढ़ता गया। और दोस्तों 2013 के बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ने लग गया जब विवाद शुरू हुआ डोकलाम का। अब चाइना सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक शक्ति में भी मजबूत हो चुका है। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों 1965 तक चाइना और भारत की जीडीपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। बात करी जाए तो हमारा उस वक्त फोकस कृषि पर था और चाइना का भी फोकस भी कृषि पर था। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में क्या था कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। चाइना ने 1975 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म लाए और इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। वहीं दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी ये काफी अच्छी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया गया। 1961 से 1980 तक भारत ने कृषि पर ज्यादा फोकस किया और इस वक्त चाइना उद्योग पर फोकस कर रहा था। जब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1980 में 4.8% रही, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेबल थी। अब दोस्तों इसके कई कारण थे, क्योंकि उस समय सरकारें बहुत ज्यादा बदल रही थी। कभी भारत के अंदर आपातकाल लग रहा था तो कभी किसी से युद्ध हो रहा था, तो इससे उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश था, फिर भी अमेरिकी कंपनी यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारत की जो आर्थिक नीति थी बाहरी निवेश को इजाजत नहीं देती थी भारत के अंदर। और इसी टाइम में चाइना नए नए रिफॉर्म्स ला रहा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसने स्टैब्लिश किए थे। इसके अलावा उसने नई आर्थिक नीति भी ला दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस समय अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाकर रह रहा था। अब बात करें भारत की, तो भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई। भारत ने अपना बाजार विश्व के लिए खोल दिया। लेकिन दोस्तों हम चाइना से 22 से 23 साल लेट हो गए। भारत को फायदा तो हुआ लेकिन उतना नहीं जितना चीन को हुआ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खराब अवस्था में था। सरकार ने इन पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रोसेस काफी स्लो है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी चीज बनने वाली होती है दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट्स को लेट कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं एनजीओ हैं। भारत के जो भी बड़े बड़े प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं ये 3 से 4 साल लेट हो जाते हैं। पहला तो दोस्तों ये एनजीओ उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेकर चली जाती हैं। प्रोजेक्ट कहीं कहीं ठप हो जाते हैं, कोई कोई बंद हो जाते हैं। हमारे जो डीएफसी कॉरिडोर हैं इनको लेट कराने में। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी सेंटर का साथ नहीं देती हैं। जैसे आज के समय में महाराष्ट्र गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन नहीं कर रही है बुलेट ट्रेन के लिए। सरकार रिफॉर्म लाना चाहती है। अभी कृषि बिल लेकर आया गया था तो कितना बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन दोस्तों भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर भारत के अंदर रक्षा का उत्पादन होने लग जाए आने वाला समय बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा पीएलआई स्कीम है ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये सफल हो पाया तो दोस्तों हम हो सकता है कि चाइना को इन फ्यूचर धीरे धीरे टक्कर देने लगे। और दोस्तों ये चाइना ने जो कारनामा करके दिखाया है भारत के लिए ये कर पाना कठिन है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा मजबूत लीडरशिप ये सब कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी बेहतर करना होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।